মা বোনেরা, আমি যাবার আগে বলবো, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, দেখা হবে, দেখা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে, জেতা হবে, জেতা হবে। আর মায়ের কাছে প্রার্থনা করি, বলি, মা মনসা, মা বনবিবি মা, মা শীতলা মা, মা সর্বমঙ্গলা মা, মা কালী মা, ওং সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বাত সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনেদের বলবো, আল্লাহর কাছে দোয়া করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আমি খ্রিস্টান ভাই বোনেদের বলবো, গড ইজ গুড, গড ইজ গ্রেট। আপনি খেলা খেলেন, আপনি খেলা খেলেন, আমরা সেবা করব, আমরা सेवा करो। गुंडे की हिम्मत नहीं है इस बार बंगाल के लोगों को रोकने की, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं। निर्भय होकर वोट डालिए। अब तो ममता दीदी को भगवा से भी चिढ़ हो गई और वह हमारे नाम से भी चिढ़ने लग गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कल पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान होगा 30 सीटों पर, लेकिन उससे पहले आज हम पहुंचे हुए हैं बोलपुर शांति निकेतन। तो ये भव्य नजारा जरा आपको दिखा देते हैं। ये वो कांच का मंदिर है जिसे खुद रविंद्रनाथ टैगोर, जी हाँ, गुरुदेव जिन्हें कहा जाता है, गुरुदेव ने ये मंदिर खुद यहाँ पर बनवाया था जब वो 1901 के बाद यहाँ शांति निकेतन पहुंच गए थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी। और ये मंदिर की खासियत आप देखकर समझ गए होंगे, कांच, और उसमें भी रंगीन कांच से इस पूरे मंदिर को उन्होंने उस वक्त बनवाया था। एक तरह से अगर इस पूरे इलाके को आप देखें तो शांति निकेतन इसका नाम रखा गया है। पश्चिम बंगाल की जो समृद्ध संस्कृति है, साहित्य है, उस सब का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा केंद्र यही शांति निकेतन है। लेकिन आइए इस शांति निकेतन से अब आज की राजनीति पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि कल 30 सीटों पर वोटिंग होनी है और उससे पहले धर्म युद्ध बना दिया है ममता बनर्जी ने। जी हाँ, आज अपने चुनावी प्रचार में वो कहीं मंत्रोच्चार कर रही थी तो कहीं पर कलमा पढ़ रही थी। क्या हो रहा है ऐसा कि ऐसे आखिरी वक्त पर ममता दी ये सब कर रही हैं? सवाल यह है कि इन 30 सीटों पर 2016 के चुनावों में तो 27 सीटों पर वर्चस्व रहा था टीएमसी का, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों ने बाजी खराब कर दी थी टीएमसी के लिए। कहीं इसी वजह से ये मंत्रोच्चार, ये कलमा तो नहीं? ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपका परिचय उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। देखिए। अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। बंगाल में पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रात गुजरते ही फैसला वोटरों के हाथ में होगा। 10 साल से सत्ता पर काबिज इस बार भी बंगाल में दीदी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं। तो बीजेपी ने जैसे अब की बार ठाना है कि बंगाल में ममता बनर्जी से पूरे जोर शोर के साथ टकराना है। मैं दीदी चाचे आशोल परिवर्तन अच्छे। अभी तक दीदी व्हील चेयर पर घूम घूम कर बंगाल की जनता के बीच बीजेपी को बदनाम कर रही थी, लेकिन अब पहले दौर से ठीक पहले ममता ने बीजेपी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाकर माहौल को गर्मा दिया है। तो बोलते तृणमूल कांग्रेस सब चोर, आमी चोर, आमी डाकात, आमी খুনি, আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি, আর তুমি খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना के पाथर प्रतिमा की रैली में पीएम मोदी का नाम लिए बिना ऐसा बयान दिया कि बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी के चाहिए ना,
ভুলে গেছেন দিল্লির দাঙ্গা, ভুলে গেছেন নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটের দাঙ্গা, ভুলে গেছেন হদল কুতকুতের গুজরাটের দাঙ্গা, ভুলে গেছেন উত্তরপ্রদেশের দাঙ্গা, ভুলে গেছেন এনআরসির দাঙ্গা, ভুলেছেন এনপিআর এর দাঙ্গা। এমন করে খেলতে হবে যে বিজেপিকে বোল্ড আউট করে মাঠের বাইরে বের করে দিতে হবে। कि माननीय मुख्यमंत्री एक्चुअली उनका थोड़ा उम्र भी हो गया है, उनको अभी मालूम नहीं चल रहा है क्योंकि उनको पता चल गया है कि वो अभी उन पावर में वो नहीं आएंगे, सीएम नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए उनका थोड़ा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और जो भाषा में वो आजकल बात करती है, आजकल नहीं पूरा 10 साल में ही बात करते रहे हैं, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और जो बात वो बोल रही है उनका क्या बेसिस है? संतरास और खून के राजनीति तो टीएमसी सरकार ने चालू किए हैं। ये 10 साल में हमारा 140 कार्यकर्ता को मार दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, ऐसे भी मार दिया गया, पैर से झुला दिया गया और बोला है सुसाइड। ममता बनर्जी को भी इस बार लग रहा है कि बीजेपी से टक्कर आसान नहीं, क्योंकि कल 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान है। ऐसे में ममता बनर्जी अपने अतीत को कायम रखने के लिए साम दाम दंड भेद की राजनीति कर रही है। 2016 में इन 30 सीटों में से टीएमसी ने 27 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। वहीं आरएसपी को 1 सीट मिली थी। बीजेपी और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन ममता जानती है कि इस बार का चुनाव अलग है, जमीनी हालात भी बदले हैं। उनका मुकाबला 2016 वाली बीजेपी से नहीं है, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की आधी सीटों पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी से है। पहले चरण में पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा में मतदान हो रहा है। 4 जिले पूर्वी मिदनापुर, झारग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा जंगल महल क्षेत्र में आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी जंगल महल इलाके की 8 सीटों में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनावों में इन इलाकों में सबसे ज्यादा 47% वोट मिले थे। इस दफा के चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। खुद पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के स्टार कैंपेनर कहे जाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में धुआंधार प्रचार किया है। और पहले चरण में वोटरों की उंगली ईवीएम में किसके निशान पर दबती है, इसका पता 2 मई को चलेगा। आज तक शांति और साहित्य की स्थली शांति निकेतन से आज आप हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं, जहां पर उपासना मंदिर है जिसे खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। आपका परिचय उन खास मेहमानों से कराते हैं जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सौरभ सिकदर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ गए हैं, मानव जायसवाल टीएमसी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ, शुद्धो बैनर्जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं और संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर संघ के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ सिकदर जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ। ममता बनर्जी कह रही है सर्वधर्म संभाव, उन्होंने मंत्रोच्चार भी किया और फिर कलमा भी पढ़ा। ये मुस्लिम तुष्टीकरण का, कल देखिए वोटिंग होनी है 30 सीटों पर, आज ममता बनर्जी सर्वधर्म संभाव का संदेश दे रही हैं और आप उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। सिकदर साहब, नहीं, ये तो अच्छा है अंजना जी के ममता बनर्जी जी अभी कलमा पढ़ने के साथ साथ माँ चंडी को भी याद कर लेते हैं, माँ दुर्गा को भी याद कर लेते हैं। ये तो अच्छा है, भगवान उसको शुभ बुद्धि दे। लेकिन अंजना जी, आप जहाँ खड़े होके आज ये शो कर रहे हैं गुरुदेव का शांति निकेतन, आजकल शांति निकेतन बोलने से बंगाल के आम जनता एक शांति निकेतन के बाद और करता है। जो हरीश मुखर्जी रोड में भाईपो ने एक शांति निकेतन बनाया, आम आदमी के पैसा से, सिंडिकेट का पैसा से, तुलाबाजी का पैसा से, तो लोग कलकत्ता आता है। दुर्भाग्य है कि वो शांति निकेतन भी एक बार देख के जाता है कि लोगों के पैसा से भाईपो ने कितना बड़ा महल वहां पे बनाया। तो गुरुदेव का नाम यहाँ पे भी खराब हो रहा है अंजना जी। और बाकी जहाँ रहा धर्म के बाद, तो उनका धर्म में मति हो, उनको धर्म का बुद्धि हो और जो है वो सर्व धर्म को निभा पाए। बंगाल में दुर्गा पूजा क्यों बंद कर देते थे? बंगाल में सरस्वती पूजा क्यों बंद कर देते थे? अगर सर्वधर्म की बात करते हैं तो सारे धर्मों को उसको एक साथ देखना चाहिए था। वो तो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, तृणमूल कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं थे। उनको नहीं कहना चाहिए था जो गाय दूध देता है मैं उसका लात खाने के लिए तैयार हूँ। उसका मंत्री जब बोलता है इंडिया में मिनी पाकिस्तान है, उसका भी खंडन करना चाहिए था। इसीलिए ये सर्वधर्म का ढोल अभी इलेक्शन से पहले करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, जायसवाल जी जवाब देंगे।
जायसवाल जी जवाब दीजिए और जरा ये बताइए, जो सवाल मैं बीते दिन भी कर रही थी, मतलब रोज एक कदम और आगे, क्या जायसवाल साहब अब धर्म और धर्म के इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति सिमट गई है? क्योंकि चुनाव कल होना है, कल वोटिंग होनी है पहले दौर की 30 सीटों पर, उसके एक दिन पहले क्या अर्थ है ये सब करने का? क्योंकि अभी तक आप लोग कहते थे कि सांप्रदायिक है बीजेपी, वो जय श्री राम बोलते हैं, अब आप लोग भी यही सब करेंगे तो फिर तो मतलब सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, शिक्षा, अस्पताल सब भूल जाइए, सब कोई चंडी पाठ और कलमा, इसी से विकास होगा। नमस्कार अंजना जी, जय गुरुदेव। आपको गुरुदेव की धरती से आप बात कर रही हैं और मैं सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। और जहां तक हमारे भाई साहब सौरभ जी का सवाल है, उन्होंने तो सिर्फ धर्म का उल्लेख किया और शांति निकेतन का बड़ा सुंदर उल्लेख किया उन्होंने। अब उनको पता नहीं है कि उनके घर का नाम क्या है क्या नहीं है। ये सिद्ध करता है कि जो लोग शांति निकेतन को अपने घर के नामों से संबोधित करते हैं या प्रचार करते हैं, उनके मन में कितना समन्वय है लोगों के प्रति, ये उनको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि उनको तकलीफ है कि भैया हमने तो शांति निकेतन नाम रखा नहीं, किसी और ने रख लिया। जहां तक दूसरी बात है मैडम, हम कार्यवीर हैं, हमने कार्य का निर्वाह किया है, हमने सबूत साथी किया, कन्याश्री दिया, रूपश्री किया, हमने जंगल महल में उस तरीके से लोगों को जागरूक किया कि लोग अपनी बातें बोल सकें। ये 2011 के पहले तो था नहीं, क्योंकि ये जानते हैं ये तो थे नहीं। 2011 के धर्म के नाम पे वोट भागे हुए थे। आज जब हमारे कार्यवीर मारे जाते थे, हजारों की संख्याओं में हमारे कार्यवीर मारे गए। 2007 के नंदीग्राम के आंदोलन में काफी लोगों को गोलियां चढ़ी। ये कहाँ थे? कौन सी बमूडा पहन के ये बैठे थे? इनके जो प्रेसिडेंट हैं, बंगाल को संबोधित करते हैं, क्या बेसिस पे संबोधित करते हैं? इनका उत्तर तो ट्विटर में मिल गया, इंस्टाग्राम में मिल गया, पूरे देश की महिलाओं ने उत्तर दे दिया, लेकिन इनको उसकी तकलीफ नहीं है। जायसवाल जी, इनको तकलीफ यह है कि हम तो जा रहे हैं, जायसवाल जी, उनको प्रॉब्लम है। हाँ मैडम बोलिए मैडम। हाँ अंजना जी, जायसवाल जी, या तो आप लोग फिक्स्ड मैच खेल लीजिए, वो जो बोले उस पर आप बात कीजिए, फिर बरमुडा लाइए, फिर आपस में फुटबॉल खेलते रहिए, और या फिर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने मेरा सवाल सुना भी था, मैंने क्या पूछा आपसे? ये कहा जा रहा है 30 में से 27 सीटें आई थी 2016 में यहाँ पर, और लोकसभा के 2019 में 8 में से 5 बीजेपी ने यहाँ पर ले ली थी इन 30 सीटों में, लोकसभा में जो चुनाव हुए थे। क्या यही डर है कि आज आखिरी दिन जिस बीजेपी की आप लोग आलोचना करते हैं सांप्रदायिकता और जय श्री राम बोलने पर, वही काम आज ममता दी कह रही हैं? श्री कृष्ण हरे हरे, टीएमसी घरे घरे, ये उन्होंने नारा दिया है। क्या है ये? हमारा संगीत है मैडम। बिजली, सड़क, पानी, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बच्चों का नौकरी, ये सब है कि नहीं इशू? मैडम हमारा मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में हमने 5 लाख नौकरियां गारंटी करने की बोली है। झारग्राम जैसे इलाकों में हमने 32,000 होम गार्ड्स को नौकरियां दी पिछले कुछ सालों में। हमने अस्पताल बनाए, हमने नर्सिंग स्कूल बनाए, हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए, हमने 12 वेटिंग हट्स बनाए मैडम, जहाँ पे 12 हफ्ते की जो गर्भवती महिला जो बचती हैं उनको हमने जगह दी कि भैया आप आके रहे पहले से अस्पतालों में, कि हम आपके बच्चों की जो फिर मेरा सवाल मिस कर रहे हैं। और हम दादा एक सेकंड हम कर्म की राजनीति कर रहे हैं। दादा आप मेरा सवाल मिस कर रहे हैं, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। मैं आपको समझाती हूँ। अरे पहले सवाल तो सुनिए प्रभु, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। बंगाल में क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, तो आपको क्रिकेट की भाषा में सिखाती हूँ। होता ये है कि अचानक में जब टेल ओवर्स चल रहे होते हैं, मान लीजिए कि 2-3 बॉल बचा है और रन बहुत है, मान लीजिए 12-14 रन बनाने हैं, तो क्या होता है, बैट्समैन भी फुल अपनी तरफ से कोशिश करता है, उधर से बॉलर भी फुल टॉस बॉल मारता है कि वो रन न बनाए, आउट हो जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ऐसी कोई घबराहट हो रही है जिसकी वजह से, अरे ममता जी कुछ सोच के ही जाती होंगी मंच पर ना, तो आज मैं कलमा भी पढ़ रही हूँ, चंडी पाठ भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, एक मकसद होगा ना, जब नेता कुछ बोलता है तो उसका मकसद होता है ना। बीजेपी कह रही है घबराहट है क्योंकि अब ममता जी को लग रहा है वो हार रही है। नहीं मैडम, इसमें तो सिद्ध है कि हम तो बोल रहे हैं कि हम सर्व धर्म को मानते हैं। जिस जगह पे आप आज खड़ी हैं, वो गुरुदेव ने हम लोगों को बताया कि सर्व धर्म समान हो, जहाँ पे गंगा जमुना तहजीब भी प्रचलित हो। लेकिन मैडम हमारा बोलने का मतलब ये है कि हम धर्म को आस्था मानते हैं, कर्म को प्रधान मानते हैं, तो हम कर्म से काम कर रहे हैं। अब आप बताइए क्या गलत कर रहे हैं? और अगर दीदी हमारी जो नेत्री है, अगर वो सर्व धर्म की बातें कर रही है और हर श्लोक को, हर प्रेयर को वो बोल रही है, तो तकलीफ क्या है? ये तो बंगाल की संस्कृति है, ये बंगाल की जीन्स है मैडम, ये डीएनए है बंगाल का। ये समझ नहीं पाई भाजपा सरकार, ये प्रॉब्लम है उनका। शुद्धो बैनर्जी, ठीक है, शुद्धो बैनर्जी जी, ठीक है, शुद्धो बैनर्जी जी, ठीक है, शुद्धो बैनर्जी जी, शुद्धो बैनर्जी, आपने बीजेपी टीएमसी दोनों की बातें सुनी है।
सवाल यह है कि अब जिस तरह से ये चुनाव प्रचार चला है, शुरू से ही बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण पर ममता दीदी को घेरने की कोशिश की। अब वो पहले उनका मैं जय सिया राम बोलती हूँ, फिर चंडी पाठ भी करती नजर आई, और आज वोटिंग के एक दिन पहले चंडी पाठ से लेकर कलमा सब पढ़ रही है। अंजना जी, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार आपको और मेरे इतने छोटे भाई 14 वर्ष मानव दोनों पे नमस्ते बोलते हैं। शांति निकेतन में हल्ला, शांति निकेतन में हल्ला, क्या शीर्षक। बंगाल में शांति चुनाव में हिंसा तो जरूर हुआ है, लेकिन जिस टाइप से क्या तो शराबत हुआ एक नई चीज है, इससे हम आजाद अब तो बहुत बड़े मिसाल ठीक है, एक बैट करेंगे तो उसका बॉल करेंगे। 2019 से क्या 2019 से उससे पहले से ममता दीदी की यही कोशिश रही है, क्योंकि बंगाल में भाजपा के पैर तब तक उतना जमा हुआ नहीं था, उनके लोकल लीडर भी नहीं थे, तो मेरे विरोध में भाजपा ही रहे। कांग्रेस और सीपीएम जब 2016 में अनऑफिशियल एक हो गए थे, उनको 38.5% वोट मिला था, जब दीदी को 45% मिला था और भाजपा को 10% मिला था। 70 सीटों से भी ज्यादा सीटों में भाजपा एक तरह से वोट कटुआ बने थे और दीदी 211 सीट लेके इधर आ गए। बात आपने बिल्कुल सही कहा, जो मेरी बात आपने कह दी कि महंगाई, कमाई, पढ़ाई, दवाई, इसकी बात क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इसके बात करने वाले ये दोनों के अंदर कोई वो उपलब्धि नहीं है। अगर 40% भाजपा को मिला था, मैं दूसरे प्रदेश के साथ आज तुलना नहीं करूंगा, अगर 40% किसी के पास है या 44% उनकी ऑपोजिशन के पास है, तो 40% वाले केंद्रीय सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। लेकिन बंगाल में आके देखा एक नई चीज कि पहले मोदी जी एजेंडा सेट करते थे, बाकी लोग कुछ एजेंडे पे बात करते, लेकिन यहाँ मोदी जी आके खेला हॉबे पर बात करना शुरू किया और दीदी 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 कम से कम एक मीटिंग में तो 50 बार दीदी को बुला रहे हैं। पता नहीं किस लिए बुला रहे हैं, कोई अंदर की बात है या नहीं। जैसे सौरभ जी का आपने सवाल पूछा, आज तो कोई लड़ाई नहीं है, कल चुनाव लोग वोट डालेंगे, कुछ तो काम की बात करो मेरे भाई, जो आपने किए हो। सिर्फ दूसरे के समालोचना आलोचना करके आपको क्या फायदा होगा। अब मानव का आप पूछोगे, मानव वही कन्याश्री, स्वास्थ्य विधि, ये सब गिनाएंगे। लेकिन एक मैं सवाल रखना चाहता हूँ, अगर ममता दीदी लोकप्रिय थी, लेकिन ममता दीदी के सरकार चलाने की कुशलता अगर इतना बढ़िया है, तो बार बार चुनाव से पहले नर्वसनेस क्यों? कभी ये पकड़ना, कभी वो पकड़ना, कभी हिजाब पहनना, कभी संस्कृत मंच में जाना। जब सिद्धार्थ एक बार आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, सिद्धार्थ शंकर राय बोलिए, ज्योति बासु बोलिए, किसी ने सर पे टोपी नहीं लगाए थे, लेकिन सिद्धार्थ शंकर राय की कांग्रेस की सरकार ने 9% मुसलमान लोग सरकारी नौकरी में थे, उनके लिए हिजाब या और कुछ नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा था। काम की बात करो, ये मेरा इनसे वो है। मानव जायसवाल को दिखाई। मानव जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या ये नर्वसनेस है जो वो कह रहे हैं, ये नर्वसनेस दिख रहा है इन सब में? उसके बाद में नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं मैडम, बिल्कुल भी। हम लोग, आपको लग रहा है कि हम लोग नर्वस, हम लोग सच है मैडम। इतनी बड़ी फौज आके खड़ी है दिल्ली की, हम दिल्ली के सामने कभी झुके नहीं, बंगाल कभी झुकेगा नहीं, और हम लोग तो सच है, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। हमने कार्य किया है, हर घर हर गृहिणी हमारे साथ है, और सबसे बड़ी बात है कि जीडीपी हमारे साथ है। गैस, डीजल और पेट्रोल की जो चपेट में बीजेपी है, उससे हर गृहिणी त्रासदी में है। हम खुश हैं, हमको काम करना है, और हम बता रहे हैं मैडम, मानव नेगेटिव पॉइंट पे बच जाओ, अपनी पॉजिटिविटी पे जाओ। ठीक है, उससे की कमी से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अपनी उपलब्धि से जाते हैं, कोई शासक दल चुनाव में जाते हैं, अपनी उपलब्धि अपन जाते हैं। संगीत रागी जी, तो विरोधी हमारी जो उपलब्धियां हैं वो आपके पॉकेट में, हमारा स्वास्थ्य कलमा पढ़ना, मंत्रोच्चार करना नर्वसनेस नहीं है, सर्वधर्म संभाव है। ठीक है रागी जी। देखिए, सर्वधर्म संभाव तो नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं ममता बनर्जी जी को ये लगने लगा है कि बंगाल के चुनाव में जिस प्रकार से हिंदू वोटों का एक प्रकार से पोलराइजेशन हुआ है, वो उनसे उनको खतरा दिख रहा है। ओवैसी फैक्टर ये कितना प्रभावी होता है या कितना नहीं प्रभावी होता है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि CSDS का जो डेटा कहता है 2019 में 70% मुसलमानों ने उनको वोट किया था। पश्चिम बंगाल के नेता जो TMC के हैं, वो बार बार कहते हैं कि हमारी शुरुआत ही 30% से है,
ये आंकड़ा हमने पहले भी जिक्र किया था। तो बंगाल के चुनाव में ये जो मंत्रोच्चार के साथ साथ जो कलमा पढ़ा जा रहा है, उनको लगता है कि हम इधर को भी कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है कि हमने हिंदुओं को नाराज किया है, जिसके कारण 70% 57% हिंदू बीजेपी की तरफ आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग एक्ट है। इस बैलेंसिंग एक्ट का उनको कितना फायदा मिलता है? ये कहा जाता है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। जिस प्रकार से 6 साल पिछले 10 साल की बंगाल में राजनीति हुई है, माइग्रेशन की पॉलिटिक्स को मार्जिनल नेशन करके एक पुस्तक आई है बंगाल पर, 1999 में भी आई थी, प्रफुल्ल चक्रवर्ती की किताब है, उनके रिसर्च हैं। सब कोई कहता है कि बंगाल में बांग्लादेश से जो भी बंगाल में रेजिडेंट्स आए हैं वो 98%, फिर मैं जोर दे करके कह रहा हूं ये स्टैटिस्टिक्स, 98% बांग्लादेशी हैं। और ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश से आया हुआ हो वो भारत का नागरिक है। भारत की नागरिकता देने के सवाल पर ये एक समय वो संसद के अंदर तोड़फोड़ मचा रही थी, पत्र फाड़ करके, पेपर फाड़ करके स्पीकर के आसन को उन्होंने दुखी किया था, व्यथित किया था, अपमानित किया था। और अब वही चूंकि उनका एक सॉलिड वोट बैंक बन गया है, तो अब वो कलमा उनके लिए पढ़ी। तो ये कोई नहीं मानेगा कि वो सेकुलर और क्या जल्दी से इस ब्रेक के पहले ध्यान में रख करके ऐसा कर रही हैं। वोटों का गणित कर रही हैं कि वोटों के गणित में संतुलन किधर बैठता है। ठीक है, पहले सवाल सुनिए। ये सेक्युलरिज्म है, एक सेकंड, सेक्युलरिज्म है या अभी तक बीजेपी के दबाव में जो चंडी पाठ और जय सिया राम करना पड़ रहा था, उसके जवाब में वोटिंग के एक दिन पहले लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सॉलिड हमारे साथ थे वो ना चले जाएं, इसीलिए कलमा को शामिल करना जरूरी हो गया? हाँ, देखिए, बिल्कुल मैं एकदम आपके साथ सहमत हूँ कि आप चंडी पाठ और इसका ढोंग करते करते इनको लगा ये इतना इनसिक्योर्ड है, इनका बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि हार गए। और क्योंकि लोगों का समर्थन नहीं है, शी इज लूजिंग हर टेम्पर, अपना मिजाज खो रहे हैं और काली गलत तक पे आ गए हैं। और उसको लग रहा है कि भाई हमारा जो जिसको हम दूध देने वाली गाय कहते हैं वो हमको ना छोड़ के चले जाए, इसीलिए आज दोनों को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर 10 साल काम करते, मुख्यमंत्री का भूमिका निभाते, तो आज इलेक्शन से एक दिन पहले ये ढोंग करने का जरूरत है। मैडम, हमने कार्य का निर्वाह किया मैडम। इसका जवाब तो मैं मानव जायसवाल से लेना चाहिए। जायसवाल साहब, आ रही हूँ। कल 30 सीटों पर पहले दौर का मतदान पश्चिम बंगाल से होना है और शांति निकेतन से आप ये स्पेशल एपिसोड हल्ला बोल का देख रहे हैं। लेकिन कल 30 सीटों से पहले आज जो चुनावी प्रचार का घमासान रहा, उसी पर आप हल्ला बोल में बहस देख रहे हैं। क्योंकि आज ममता बनर्जी ने मंत्रोच्चार किया, उसी के साथ उन्होंने कलमा पढ़ा। सर्वधर्म संभाव, मजबूरी या फिर वाकई सेक्युलरिज्म का चेहरा? जल्दी से इस पर मानव जायसवाल आप जवाब दीजिए, जो सवाल हमने ब्रेक के पहले पूछा था कि क्या है ये एक साथ ये करना ऐसे वक्त पर क्यों जरूरी? क्योंकि एक लंबे टाइम तक बीजेपी के दबाव में चंडी पाठ, जय सिया राम, ये सब कुछ होते होते कहीं ऐसा तो लगा कि हमारे साथ जो थे वो भी न छिटक जाए, बढ़ जाए? मैडम, मैं सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूं कि दीदी चंडी पाठ बहुत सालों से करती हैं, मेरे जन्म से पहले से वो करती हैं। वो काली घाट की महिला है, उनके घर में दुर्गा पूजा, और अटल जी भी एक समय जब आए थे काली घाट में उनके घर में मिलने, तो भी वो उनकी पूजा पाठ से काफी प्रभावित हुए थे। ठीक है, एक सवाल है मैडम, एक सवाल है, हमारा कल्चर है। जायसवाल जी, एक सवाल है, क्या 2016 में, क्या 2001, मेरा सवाल सुनिए सर, एक सेकंड, क्या 2016 के चुनाव में किसी भी चुनावी मंच से चंडी पाठ किया था ममता बनर्जी ने? नहीं किया था ना। तो इस बार ये सवाल बनता है, पिछली बार नहीं था। और वो हिंदू हैं और वो चंडी पाठ करती हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बात चुनावी मंच की है, चुनावी मंच के इस्तेमाल की है, उस पर जवाब दीजिए। नहीं मैडम, एक्चुअली क्या है कि 2016 हो या 2014 हो, देश ने कभी भी किसी प्रधानमंत्री को केदारनाथ में जाके मौन व्रत धारण करते हुए इलेक्शन के दिनों में नहीं देखा था। देश के किसी भी इलेक्शन में कभी भी किसी भी धर्म के लिए इतने प्रखर होकर किसी भी प्रधानमंत्री ने बातें नहीं कही थी। मैं हिंदू हूँ, हाँ, तो क्या दीदी दबाव में आ गई? लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम मैडम मैं बार बार बता रहा हूँ
बंगाल की धरती है, आप बंगाल में इतने दिन से रह रही हैं, आप बंगाल के हर गली मोहल्ले में घूम रही हैं, आपको पता होगा कि बंगाल जिस तरीके से हर धर्म को हर मैंने जितने हमारे पूजा पाठ है, जितने तरह के धर्म के जितने भी अनुष्ठान है हम अच्छे से मनाते हैं, तो इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं। और जिनको तकलीफ हो बता दें कि उनको इस धर्म से तकलीफ है, हम उस पर चिंतन करने लगेंगे। हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, हम खुश हैं और हम चाहते हैं कि कल एक बहुत बड़ा पर्व है ये देश का, कल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है इलेक्शन। हम इलेक्शन के लिए कर्मठ हैं, हम एकदम निश्चिंत हैं और हमको भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता मैंने समन्वय तरीके से इलेक्शन कराएगी, अच्छे से इलेक्शन कराएगी, कोई तरीके का तकलीफ किसी को नहीं होगा। हम ईश्वर से करुणा मांगते हैं कि भाई हर लोग जाएं और हर महिला जाए इलेक्शन देने के लिए, वोट देने के लिए। हमारे हर महिला से आपके मन से मैडम, और आप एक महिला है, मेरा सबसे सम्मान है कि हर महिला कल जाए, घर से जाए और जाके वोट दे। हमारी नेत्री मुख्यमंत्री है जिनको चाहिए आपका वोट, और बांग्ला निजर में के चाहे, यही हमारा स्लोगन है। शुद्धा जी जल्दी से एक रिस्पांस। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सटीक सवाल किया है कि पहले 2016 में तो करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तब तो हिजाब पहन रही थी, इस बार ये क्यों कर रही है? प्रॉब्लम यही से है। हिजाब वाली बातें ना करें, उस दिन हिजाब वाले दिन भी दीदी ने वो पढ़ा था, पाठ पढ़ा। क्या बात कर रहे हैं हिजाब की? नहीं करें, ऐसी बातें ना करें। भाई पूरा वीडियो चला है सर, एक वीडियो क्यों चला रहे, एक सेक्शन भाई बोलो मैं बोलो सर, सच बोलिए सर। यहीं पे अरे भाई चुप रहो ना यार, मैं तुम्हें तुम बोलने का हक क्यों छीन रहे हो? तभी तो 2018 के चुनाव के बाद, पंचायत चुनाव के बाद 19 पूरा कर लेने दीजिए, मैं आपसे जवाब ले लूंगी, उनको पूरा कर लेने दीजिए। अंजना जी, उनको पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। वरिष्ठ पत्रकार जैसे सटीक सवाल उठाते हैं, ये इनकी राजनीति की प्रॉब्लम है। आप देख लेना, भाजपा से नजदीकी जिस दिन में दिखा है, जैसे ममता जी ने उनको हाथ पकड़ के यहाँ पे लाए हैं, आप नीतीश कुमार को देखिए, उनकी छाती में बैठ के नीतीश कुमार के दोनों हाथ काट लिए, नीतीश कुमार फिर भी मजबूर है। ममता जी भाजपा के वो सांप्रदायिक राजनीति में खेलने के लिए मजबूर है। अकालियों का हालत देखिए, तो भाजपा की एक बात रही है, स्वभाव रही है, जैसे जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। ये दोस्त बन गए, आएंगे फिर दुश्मनी करेंगे। तभी इनके साथ इनके स्वभाव हम आजादी से पहले में पता लग गया था कि आप ये ममता जी पर आरोप लगा रही है, तो नेहरू जी से भी आरोप लगा रहे थे, उनसे पहले भी किसी इनका राजनीति आरोप लगा रहा। ये आप बता दें, 40% वोट उनको मिला था 2019 में, उन्होंने बंगाल के लिए क्या किया है? आज अमित शाह जी और मोदी के अगर भाषण आप सुनेंगे, जैसे कोई आपका व्यापार चल रहा है, आप हमें वोट देंगे तो स्वच्छ पानी मिलेगा, आप हमारे सरकार बनाएंगे तो नारियों को सुरक्षा मिलेगा। ये क्या धंधा है? कोई आपका फर्ज है, आप अनुप्रवेश के बात कर रहे हो, घुसपैठियों के बाद। एक बात सुनो, आप 77 से 80 भाजपा सरकार में थी, फिर आपका 1999 से 91, फिर 6 साल वाजपेयी जी के राज थे, और आपका मोदी जी के 7 साल हो चुका है। आप कोई घुसपैठिया आ रहे हैं, आसाम में आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे, बीएसएफ किसके अंदर आते हैं भाई? पहले सच्चाई तो लो। अगर घुसपैठिया बंगाल में आ रहे, किरण दीदी जी ने 2016 में दिया है, उनको मानना पड़ेगा। 2014 में मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने हैं, सिर्फ हवा उड़ाने तो होगा नहीं। क्या होता है हवा उड़ाने से? 14 लाख हिंदू आसाम में डिटेंशन कैंप में होता है। तो ये अफवाह तंत्र की राजनीति से हमें मुक्ति चाहिए। और देखिए, लोगों को ये पता है, और मोदी जी को भी पता है, दीदी को भी पता है, लोगों को पता लग गया कि ये लोग विकल्प ढूंढ रहे भाजपा और तृणमूल का। तभी मोदी जी के जुबान में भी कुछ देर वाम मोर्चा, सहयोग मोर्चा के नाम आया, दीदी तो खुले आप वोट मांग रही है। ये देख लीजिए। वैसे मुझे पता नहीं, शुद्धता मुझे पता नहीं है कि आप कितना बंगाल में घूम रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा खुश मिजाजी और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है जमीनी स्तर पे जो इस वक्त हकीकत है वो बहुत अच्छा नहीं है इस फ्रंट के लिए जो आपने बनाया है। लेकिन चलिए, अब तो कल से वोटिंग शुरू होनी है सर, और फिर 2 मई का इंतजार है। एक सवाल रागी जी मैं आपसे करना चाहती हूँ, जब शुरू ठीक है जल्दी से संगीत रागी, एक सवाल है आपसे, और वो ये है कि जब चुनाव शुरू हुए थे, राजनीतिक हिंसा लगा था कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी बहुत अग्रसर होकर सबसे ज्यादा बोल रही थी। फिर विकास को लेकर कि कैसे पिछड़ा रह गया, बंगाल को और आगे ले जाना है। कोलकाता एक वक्त पर दिल्ली मुंबई से भी ज्यादा लोग आते थे रोजगार के लिए, कोलकाता हावड़ा कई राज्यों से। लेकिन अब आखिरी दौर होते होते जिसे कहा जाता है, जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं आप, कल वोटिंग होनी है, तो आज अमित शाह ने असम में लव जिहाद
और लैंड जिहाद के खिलाफ हम संग्राम छेड़ेंगे। और यहाँ पर ममता दी मंत्रोच्चार और कलमा पढ़ रही हैं। कुल मिलाकर क्या तमाम राजनीतिक पार्टियों को अब लगता है कि रिलीजियस आइडेंटिटी, धर्म और धार्मिक पहचान ही वोटर का वोट तय करता है? देखिए अंजना जी, आप इसको, हम और आप जो हैं बौद्धिक वर्ग जो है वो बार बार इन प्रश्नों को खारिज कर देते हैं और बार बार कहते हैं विकास का मुद्दा क्यों नहीं, विकास का मुद्दा क्यों नहीं। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल की धरती का विभाजन हुआ था हिंदू और मुसलमान के नाम पर। वो बंगाल विभाजन के पहले के नैरेटिव जो विमर्श थे वो आज के दिन भी बंगाल में आकर के पुनः खड़े हो गए हैं। नहीं तो मालदा और वसीरहाट नहीं होते, पश्चिमी वर्धमान जिले में दंगे नहीं हुए करते, वो सारी मुद्दे आकर के वहीं आकर के फिर खड़े हो गए हैं। ऐसा क्या कारण है कि जो 30% हिंदू जो था वो 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी को भेज रहा था, 36% एकाएक उछाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। और ऐसा क्या था जो 30% मुसलमान, 40% मुसलमान जो ममता बनर्जी को वोट दे रही थी 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में 70% मुसलमानों का प्रतिशत जो है वो लेफ्ट से खिसक करके, कांग्रेस से खिसक करके यहां पर आ गए। कहीं न कहीं बंगाल में वो हिंदुओं को एक अपना डर है, हम उसे खारिज नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी एक राजनीतिक विमर्श, एक सांस्कृतिक विमर्श बदल रहा है। कभी किसी ने बंगाल की धरती पर सोचा था क्या कि दुर्गा मां की प्रतिमा विसर्जन करने के लिए उनको समय, उन लोगों से, मुसलमानों से समय तय करके करना पड़ेगा? नहीं, तो ये विमर्श कहां से बदला है? नहीं सुन लीजिए, नहीं डर है नहीं, इसको ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत बोलिए। 800 साल अंजना जी 800 साल का इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत के अंदर मंदिर तोड़े गए हैं। ये 800 साल का इतिहास गवाह है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को ध्वस्त किया गया है। इसलिए बंगाल का हिंदू यदि इस पर विचार करता है कि यदि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है और 98% बांग्लादेशी आकर के यहाँ बस जाते हैं तो कल बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का क्या होगा? ये सवाल आप हिंदू मुसलमान करके ऐसे खारिज नहीं कर सकते हैं। इस देश का विभाजन इस आधार पर हुआ है, पश्चिम बंगाल का विभाजन इस आधार पर हुआ था। क्या कारण है? यदि यही बांग्ला एक हिस्सा हुआ होता तो आज जो पूर्वी बांग्लादेश है वो भारत का हिस्सा क्यों नहीं है? विभाजन क्यों हो गया? मैं बंगाल के लोगों से यही, बंगाल के टीएमसी के समर्थकों से ये पूछना चाहता हूँ, ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? सवाल पूछने और अर्जुन कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि कर्म का निर्वाह आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतन करने की आवश्यकता है, आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप कहीं के लिए नहीं रहेंगे। कश्मीर के पंडित भी यही कहा करते थे, कश्मीर के पंडित भी यही कहा करते थे। आज उनकी हालत क्या हो गई है? बंगाल का हिंदू भी यही हालत। आप ये तय मत कीजिए। प्रवचन चैनल खोलिए, आस्था चैनल में जाइए, आज तक में मत आइए। कम से कम आपको निर्वाह करने में मैं एक विमर्श दे रहा हूँ जो हिंदुओं का डर है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूँ, मैं उसको आवाज दे रहा हूँ। क्योंकि आप सत्ता के साथ चिपके हुए हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, इसलिए आपके हिंदुओं के डर से आपका कोई मायने नहीं है। आपका सिर्फ ये है कि मुसलमानों का वोट किया जाए, ममता बनर्जी सत्ता में आ जाए। ये आप जयचंद की भूमिका में आकर के खड़े हैं, आप जयचंद की भूमिका में आकर के खड़े हैं। मैं तो एक बात और कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी का जीत मतलब पश्चिम बंगाल इस्लामीकरण की तरफ बढ़ेगा। ये बंगाल की जनता को तय करना है कि किस रास्ते पर जाना चाहता है। ये बंगाल के हिंदुओं को तय करना पड़ेगा कि बांग्लादेशियों को वहां वो रहने दे या नहीं रहने दे। ये आप तय नहीं करेंगे, ये ममता बनर्जी तय नहीं करेगी। सिटीजनशिप देने का और न देने का अधिकार भारत सरकार को है, ये ममता बनर्जी को अधिकार नहीं है। आपने बांग्लादेशी मुसलमानों को तो दामाद बना करके रखा है और मठुआ समाज के जो हिंदू हैं उनको आज तक आपने सिटीजनशिप के लिए उनको कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया? तृणमूल कांग्रेस थी, उसके लिए क्यों नहीं अभियान चलाया? आज आप उनके लिए बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं और हताश आपके पास होता है
कौन अरे से डर की बात राम कर रहे हैं? राज्य तभी अरे हो देखिए ना सकता है सर, जब रावणों जहाँ का पे विध्वंस होगा। अंजना जी आज खड़ी हैं, राम राज्य वो तभी मंदिर का होगा नाम जब उपासना है। असुरों का विध्वंस होगा। उपासना नाम है राम उसका। राज्य तभी तो होगा सर, जब बंगाल मलेच्छों में का हर एक प्रतिकार कण-कण होगा। में, हर जब एक तक कण-कण मलेच्छ में, का हर प्रतिकार नहीं धर्म होता है, संभाल रावणी रहे और हैं। आसुरी हर वृत्ति एक की धर्म हत्या नहीं संभाल होती रहे है। हैं। आसुरी नहीं चलेगा। वृत्ति जायसवाल जी। नहीं होता तब तक राम अरे राज्य सर, नहीं हो आपसे नहीं सकता। जायसवाल जी। क्योंकि डर है आपके मन में। ये जायसवाल जी, एक सेकंड, एक साथ मत बोलिए। जायसवाल जी, आप उनको तो ज्ञान दे रहे हैं। एक सेकंड, क्या बात कर रहे हैं? आप उनको तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जायसवाल जी, मंत्रोच्चार और कलमा भी तो धार्मिक चैनलों पर करने का काम है ना। उस पर उसको मंच पर करने की क्या जरूरत है? किसी भी चैनल में, किसी भी चैनल में मंत्रोच्चार और कलमा भी तो धार्मिक चैनल का काम है। अभी आप उनको कह रहे थे धार्मिक चैनल पे चाहिए, आस्था चैनल पे चाहिए। अंजना जी, दीदी ने किसी भी चैनल में कोई भी प्रवचन देने का बोलिए, आवाज आ रही है। कितना बार मेरा नाम दीदी सिर्फ इंडियन मुजाहिदीन के साथ खड़ी रहती है। दीदी पीएफआई के लोगों के साथ खड़ी रहती है। दीदी जो है वो बांग्लादेशी आतंकवादियों के साथ खड़ी रहती है। किस लिए? ताकि रेडिकल मुसलमानों का वोट मिल सके। चलिए ठीक है, रेडिकल मुसलमान आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कौन डरा हुआ है महाराज? ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कल पहले दौर का मतदान पश्चिम बंगाल में होने वाला है। 30 सीटों पर वोटिंग होने वाली है और उससे पहले जो चुनावी घमासान आज छिड़ा है प्रचार के दौरान, उसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल।